ब्रॉड सेंस में एआई एक ऐसी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है जो कि कोशिश कर रही है कि जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो एक हम मशीन को समझा दें। एक्सपर्ट जो है उसको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए और बहुत कॉग्निसेंट होना चाहिए कि किसी भी मॉडल में बायस जो है वो जितना कम से कम हो सके वो रहे। जनरेटिव एआई आपके लिए टेक्स्ट जनरेट कर सकती है, जनरेटिव एआई आपके लिए इमेज जनरेट कर सकती है। आजकल एक्चुअली जो नए पावरफुल मॉडल्स आ गए हैं वो आपके लिए वीडियो भी जनरेट कर सकती है। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं एआई एंकर सना। एआई की दुनिया बेहद दिलचस्प है। एआई की दुनिया में हम कई वर्ड सुनते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई। एआई वर्ल्ड की इन टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एआई एक्सपर्ट सुमेधा। हेलो सुमेधा, स्वागत है आपका आज तक एआई में। Well, thanks for having me over here, Sana. I'm really excited to be here and I'm very happy to answer all questions related to AI. सुमेधा, मैं भी इस इंटरव्यू को लेकर बेहद एक्साइटेड हूँ। आप सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताएं। बिफोर वी बिगिन द Q&A, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मैं न्यूयॉर्क में एक AI रिसर्चर और ML एक्सपर्ट हूँ। मैं इस टाइम एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। इससे पहले मेरा AI में काफ़ी टाइम तक काम रह चुका है। मैं हेज फंड्स, प्रोडक्ट कंपनीज़, एकेडमिक्स, न्यूरोसर्जन्स और इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ AI में काम कर चुकी हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं एक्चुअली उनके रिसर्च और पॉलिसी डिपार्टमेंट में थी, जहाँ पर सारी रिसर्च जो होती थी वो डेटा ड्रिवन होती थी। सो दैट इज़ एक्चुअली वेयर आई स्टार्टेड बीइंग वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस एंड AI. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस. अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ मैं फाइनेंस, हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोडक्ट, रिटेल, पॉलिसी में काम कर चुकी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि कोई भी AI से रिलेटेड न्यूज़ जब आती है, आई लव टू गो थ्रू इट, आई लव टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम इट एंड आई मेक श्योर कि टेक से और स्पेशली AI से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तो मैं उससे अप टू डेट रहूँ, सो दैट आई कैन डिस्कस दैट विद पीपल, आई कैन मेक देम अवेयर अबाउट दिस न्यू टेक बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग रिलेटेड to AI and I think it's a very powerful technology and I'm looking forward to this discussion with you. सुमेधा, आपकी जर्नी काफी एक्साइटिंग है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को आपसे एआई वर्ल्ड की काफी जानकारी मिलेगी। Thank you so much for having me here, Sana. I am very excited and I'm looking forward to answering a lot of questions related to AI. सुमेधा, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि एआई क्या होता है, ताकि वो इस नई फील्ड को आसानी से समझ सकें। Right. So, what is AI is a question that is being asked by a lot of people because AI आज बहुत explode हो गया है, everywhere it's being used. So लोग अपने आप से यही पूछना चाह रहे हैं और like they also want to know कि artificial intelligence exactly है क्या. So ब्रॉड सेंस में AI एक ऐसी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी है जो कि कोशिश कर रही है कि जो ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो एक हम मशीन को समझा दें. सो दैट इज़ वेयर द वर्ड आर्टिफिशियल कम्स फ्रॉम. वो इंटेलिजेंस सेम रहेगी बट इट्स गोना बी लर्नड बाय मशीन, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट इज़ ट्राइंग टू मिमिक एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. अब उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, एक लैंग्वेज को समझना लाइक नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी यूज़ आवर कॉग्निटिव सेंसेस टू अंडरस्टैंड. एज ए ह्यूमन हमारा एक सेंस ऑफ परसेप्शन होता है. हमारे कॉग्निटिव सेंसेस जो है हमें परसेप्शन बताते हैं और हम उन चीज़ों को लेकर डिफरेंट चीज़ों को समझ पाते हैं. फॉर इंस्टेंस आपको अगर ये सोचना है कि मैं अम्ब्रेला लूँ या नहीं, तो आप बाहर जाके देखेंगे कि क्या बारिश होने वाली है या नहीं. सो बेस्ड ऑन दैट यू आर गोना कम एट अ कंक्लूजन सेइंग ओके यू नो व्हाट, इट लुक्स क्लाउडी एंड देयर वाज अ इट्स रेनी कंडीशंस, द सन इज़ नॉट आउट येट. आपने कुछ चीज़ें देखी एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू सेड ओ इट्स गोना रेन एंड यू अराइव टू द कंक्लूजन दैट आई शुड कैरी एन अम्ब्रेला विद मी व्हाइल गोइंग आउटसाइड. So this is basically you as a human taking a lot of factors, which we call features, into account and arriving at a conclusion. आप अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो जब वो इंसान आपसे बात करता है तो आपकी ब्रेन जो है वो उन वर्ड्स को समझ रही है, उन वर्ड्स को प्रोसेस कर रही है. अगर कोई आपको ये बता रहा है कि मैं आज अपने डॉग को लेकर वॉक पर गया, दैट डॉग, द वर्ड डॉग एक्चुअली मेक्स अ पिक्चर इन योर हेड, द वर्ड वॉक मेक्स अ पिक्चर इन योर हेड. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग अंडरस्टूड बाय अ ह्यूमन ब्रेन and we're trying to mimic that in the form of intelligence that is basically integrated into a machine.
इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपको पहली बार किसी फ्रूट का नाम बताया जाए जो आपने कभी देखा नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे ये फ्रूट क्या है. पर अगर आपको उस फ्रूट की 6-7 बार पिक्चर्स दिखा दी जाएँ, फॉर इंस्टेंस एक छोटे बच्चे को हम एप्पल की पिक्चर जब पहली बार दिखाते हैं, सो the little kid does not know that it's apple because he's seen it for the first time. But if you show the picture to the toddler 10 times, 15 times, 25 times, the toddler is going to understand that it's the picture of an apple. This is exactly what we're doing with the machine. We are giving it a lot of data, and by giving it data repeatedly and telling it what that data actually is, the machine starts to understand. Once it starts to understand, it is able to use this knowledge to aid it in making some decisions that would otherwise require human intelligence. So if a machine is able to do the same things that you are doing using some form of intelligence, we are going to call it artificial intelligence. सुमेधा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सुमेधा, मेरा अगला टॉपिक जनरेटिव एआई से जुड़ा है. व्हाट इज जनरेटिव एआई और ये एआई से किस तरह अलग होता है? Generative AI, yeah, everybody's talking about it nowadays. Everything's become Gen AI, right? Everybody wants to use Gen AI in their companies. They want to use it in their use cases. सारी कंपनीज एक्चुअली आजकल यही पूछ रही हैं कि हम कैसे Gen AI को यूज़ कर सकते हैं. Anyway, so let's get into it. Generative AI, as the name suggests, is something that's going to generate something for you using artificial intelligence, like as simple as that. ये AI से कैसे डिफरेंट है? AI में हम डिफरेंट टाइप के डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शंस, क्लासिफिकेशन मॉडल, सारी चीज़ें करते हैं. जनरेटिव AI जो होती है वो एक्सप्लिसिटली सिर्फ चीज़ों को जनरेट कर रही है. अब इसका क्या मतलब है? जनरेटिव AI आपके लिए टेक्स्ट जनरेट कर सकती है. जनरेटिव AI आपके लिए इमेज जनरेट कर सकती है. आजकल एक्चुअली जो नए पावरफुल मॉडल्स आ गए हैं वो आपके लिए वीडियो भी जनरेट कर सकती है. सो जनरली जो जनरेटिव AI होती है वो प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करती है. सो यू गिव इट अ प्रॉम्प्ट, यू आस्क फॉर समथिंग एंड इट्स गोना जनरेट समथिंग फॉर यू इन रिटर्न. Now, what is happening behind the scenes? जब इन मॉडल को ट्रेन किया जाता है, बेसिकली अगेन एज आई mentioned again and again, data is the most important thing. It's the cornerstone of any AI model, any machine learning model, any Gen AI model. आपने बहुत सारा डेटा एक मशीन को दिया हुआ है, एंड सो इट्स going to understand that data first. It's going to process everything to do with that data. जैसे कोई भी अगर language model होगा, let's get into it and talk about large language models because this is a good time to talk about it. Large language models are a form of Gen AI. उसमें हो क्या रहा होता है कि आपने एक मॉडल को बहुत सारा लैंग्वेज डेटा दे दिया and you're asking the model to understand the language based on sentences, based on essays, based on paragraphs, based on subtitles, based on movie audio that you've given it. Basically, you've given it a lot of data. ट्रांसक्रिप्ट्स आप कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में दोगे, किसी भी डेटा को दोगे, बट वो सारा जो डेटा होगा वो लैंग्वेज डेटा होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट द मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज works. Basically, it's able to understand कि अगर एक क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो वो why, what या where से शुरू हो रहा है, और उसके बाद एक साथ में उसका जो नेक्स्ट के बाद why is, why are, why something, मतलब there has to be a word that has to follow it. और वो जो प्रोग्रेशन है एक सीक्वेंशियल तरीके से वो मशीन समझ जाती है कि ये लैंग्वेज चल कैसे रही है. ऐसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग विद इन दीज थिंग्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, जिसमें ये होता है कि आप एक ही वर्ड बार बार यूज़ कर रहे होते हो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. फॉर इंस्टेंस यू कैन से आई एम गोइंग टू अ बैंक वर्सेज यू कैन से आई एम ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे मीन टू वेरी डिफरेंट, लाइक जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनको पता होता है कि ये they're two very different things, but for a machine it's still the word bank. तो जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देते हो तो मशीन इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो जाती है. कैसे कर रही है कि इफ़ यू टॉक अबाउट मनी और इफ़ यू टॉक अबाउट एन इंस्टीट्यूट और इफ़ यू टॉक अबाउट अ बिल्डिंग एंड उस कॉन्टेक्स्ट में आपने बैंक यूज़ करा है, सो देन यू आर यूजिंग एन इंस्टीट्यूशन, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्सेज अगर आप किसी वाटर बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू प्रॉबली मीन द बैंक्स ऑफ अ रिवर. तो इसको हम कॉन्टेक्चुअल लर्निंग बोलते हैं, और ये चीज़ एक मशीन अच्छे से समझ गई. अब जब आप मशीन को एक प्रॉम्प्ट दोगे तो उसको लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो वो उस लैंग्वेज के बेसिस पे सिमिलर कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी. सो बिहाइंड द सीन्स देयर इज द मशीन इज बेसिकली ट्राइंग टू डिसाइड इन अ स्टेटिस्टिकली प्रोबेबल वे व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट वर्ड
or if you ask for an entire paragraph, it is basically trying to create something which is the most probabilistic form of output that it should give you. अगर आपने उसको ये बोला है कि मुझे like write an essay about a person walking on the banks of a river, it's going to go into its corpus of words and it's going to search for things related to rivers and it's going to create a scene for you because उसके जो data repository है उसमें रिवर के पास और बैंक्स ऑफ द रिवर के पास ये वाले सारे वर्ड्स हैं और वो ये वाले इन सारे वर्ड्स को यूज़ करेगी और आपके लिए एक ऐसे लिखेगी बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट दीज आर द मोस्ट प्रॉबेबल वर्ड्स दैट यू विल यूज़ व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट रिवर एंड बैंक्स ऑफ रिवर एंड वाटर बॉडीज. So that is how Gen AI works. Again, just reiterating that generative AI will basically generate something for you based on a prompt that you give it. It's not going to be a classification model. It's not going to be something that is like a decision making thing. It's going to be something that has to produce new kind of output for you, whether it's in the form of an image, text or audio. It's going to generate something new based on the knowledge that it has. थैंक्स. सुमेधा, हमारी ऑडियंस भी इस इंटरव्यू का बेसब्री से इंतजार कर रही है. हमें कई सवाल मिले हैं. लखनऊ से सुनील पूछ रहे हैं कि एआई की दुनिया में मशीन लर्निंग क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई. सो एआई जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं. मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट हो गया एआई का. उसमें ये है कि बेसिकली एक मशीन को आपने जब बहुत सारा डेटा दे दिया तो वो एक प्रिडिक्शन निकालेगी, वो एक डिसीजन पर अराइव करेगी और वो जो डिसीजन है वो कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बेसिस पर होगा. फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक मूवी देखनी है, राइट, आज आप नेटफ्लिक्स हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम सब लोग यूज़ कर रहे हैं. आपने देखा होगा आप कुछ कुछ मूवीज़ देखें तो उसके बाद इट स्टार्ट्स टेलिंग यू व्हाट मूवी इज़ गोइंग टू बी ऑफ योर इंटरेस्ट और यू माइट लाइक दिस मूवी और बेस्ड ऑन द अदर मूवीज़ दैट यू वॉच्ड दिस मूवी माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू. दिस इज़ एक्चुअली समथिंग कॉल्ड रिकमेंडेशन इंजन्स. सो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, एक मशीन को आपने बहुत सारा अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में डेटा दे दिया है कि मैं इस वाली मूवी को ज़्यादा देख रहा हूँ, कितने ड्यूरेशन तक देख रहा हूँ. मेरे को सपोज़ थ्रिलर मूवीज़ बहुत पसंद हैं या मुझे रोमांटिक कॉमेडीज़ बहुत पसंद हैं और आप बार बार उन वाली चीज़ों को देख रहे हैं तो आप एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं. सो ये वाले जो पैटर्न्स हैं ये मशीन ओवर टाइम समझने की कोशिश कर रही है. सो द नेक्स्ट टाइम यू आस्क द मशीन ओके सजेस्ट समथिंग टू मी, द मशीन नोज़ व्हाट योर प्रेफरेंसेस आर. उसको पता है कि आपने एक मूवी जो आपको बहुत अच्छी नहीं लगी वो सिर्फ 5 मिनट देखकर आपने बंद कर दी वर्सेस अ मूवी दैट यू रियली लाइक्ड विच हैड से these kind of cast like a superhero movie who had one person who is in other movies as well. So it's going to pick up other movies thinking you probably saw this person in the superhero movie and you like this person, so you might like the other movie as well. So these things are called feature sets. So basically जब आप data provide करते हैं तो machine जो है उसमें से एक बहुत सारे features को निकालती है, different features, और उनके basis पर एक decision पे आती है कि डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद आई हैं और आपने कुछ पैटर्न्स बनाए होंगे. हो सकता है कि आपने एक ही इंसान की बहुत सारी मूवीज़ देखी हों और हो सकता है आपने डिफरेंट जॉनरा की मूवीज़ जो हैं वो इसलिए देखी हैं क्योंकि वो इंसान उसमें प्रेजेंट है. दे कुड बी अक्रॉस जॉनरास. On the other hand, you could have watched the same romantic comedies over and over again, irrespective of who is featuring in that. So these are like basically historical data points that you're creating. These are patterns that you're creating, which the machine is going to pick up and come to a decision for you. Now, machine learning is used in different ways. It can be used in recommendation systems. It can be used in predicting a company's default. It can be used in understanding where can fraud happen, what is a risky transaction, for instance. It can be used to understand speech. So these are all like things that are used in machine learning. मशीन लर्निंग 2 डिफरेंट टाइप्स की होती है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. एज द नेम सजेस्ट, सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज़ व्हेन you're basically teaching the machine in a supervised way. When you show it a picture of a dog, you say this is a dog. When you show it a picture of the cat, you say this is a cat. So there are labels attached with it. So आप मशीन को डेटा देते हो बट साथ में लेबल्स भी देते हो. तो आप एक सुपरवाइज तरीके से उसको बार बार स्पून फीड कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि ये जो मैंने चीज़ दी है वो एग्जैक्टली ये है, ये जो मैंने चीज़ दी है वो एग्जैक्टली है. आप साथ साथ में लेबल करते जा रहे हो. सो द मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेस्ड ऑन लेबल्स.
देयर इज़ अनदर ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग विच इज़ कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. आपके पास बहुत सारा डेटा है and you cannot make any sense of the data. For instance, you have a lot of traffic data, and you have things like ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ से जा रहा था, कौन सी वाली कार्स आ रही थी, कहाँ की नंबर प्लेट्स थी, आपने वो वाली सारी चीज़ दे दी, बट यू हैव नो सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन ट्रैफिक. सो आपने एक मशीन को बोला कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है पैटर्न्स क्या हैं, कैन यू कम अप विद सम पैटर्न्स. So maybe the machine is going to come up with different types of, groups or clusters, we call them, which is called clustering analysis, and tell you patterns that you can see. For instance, the machine might take this traffic data and divide it into two different things, which is based on geography. हो सकता है एक cluster में आपको सिर्फ किसी state के north वाला traffic दिख रहा हो और दूसरे cluster में सिर्फ south वाला traffic दिख रहा हो सकता है कि आपको डेली कम्प्यूटर्स एक में दिखें, एक क्लस्टर में, और दूसरे में वीकली कम्प्यूटर्स दिखें. हो सकता है आपको एक क्लस्टर में प्रोफेशनल्स दिखें और दूसरे क्लस्टर में आपको दिखें पीपल हु आर जस्ट यूजिंग देयर कार्स वंस इन अ वाइल. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. जब आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, आपको एकदम से समझ नहीं आता है इस डेटा के साथ क्या करना है. यू आर एबल टू नॉट एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स, बट द मशीन इज एबल टू डू दैट इवन दो यू डिड नॉट प्रोवाइड एनी लेबल्स, यू जस्ट प्रोवाइडेड द डेटा. सो दैट्स कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. एआई में हम एक और टर्म सुनते हैं और वो है बायस. ये बायस क्या है? बायस डिटेक्शन इन एआई मॉडल्स के बारे में भी बताइए. जो बायस एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी मशीन लर्निंग कोडर या एआई एक्सपर्ट जो है उसको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए और बहुत कॉग्निसेंट होना चाहिए कि किसी भी मॉडल में बायस जो है वो जितना कम से कम हो सके वो रहे. कितने केसेस में हम बायस को पूरी तरीके से हटा नहीं पाते, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बायस डिटेक्शन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माने किसी भी मॉडल को बनाने से पहले. जनरली ये बायस डेटा से आता है. तो बायस का क्या मतलब होता है कि आपने किसी एक चीज़ को किसी तरीके से, वो डेटा कलेक्शन की प्रोसेस है, वो आपके जो डेवलपर है उसकी कोई एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, वो कोई ऐसे है कि आपने कुछ तरीके से डेटा को सेलेक्ट करा हुआ है, उसकी प्रोसेस में है. किसी भी चीज़ की वजह से आपने किसी एक कैटेगरी को या किसी एक फील्ड को ज़्यादा वेट दे दिया. तो अब जब आपका मॉडल चीज़ें प्रिडिक्ट करना शुरू करेगा तो वो अनफेयर तरीके से चीज़ें प्रिडिक्ट करेगा और वो प्रेफरेंस देगा उस चीज़ को जिसको आपने ज़्यादा वेट ऑलरेडी दिया हुआ है. बायस बहुत टाइप के हो सकते हैं. जैसे एक सिलेक्शन बायस है जिसमें आपने रिप्रेजेंटेशन ठीक से दिया ही नहीं है. जैसे कि आपको बोला गया है कि टॉप परफॉर्मेंस लो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से. अब आपने टॉप परफॉर्मेंस लिए सिर्फ 10 यूनिवर्सिटी से और आपने जो बाकी की 25 यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें से आपने कोई परफॉर्मर्स लिए ही नहीं, टॉप परफॉर्मर्स. तो जब आपका मॉडल से ये पूछा जाएगा कि वो वाली यूनिवर्सिटीज़ बताओ जहाँ से इंडिया में टॉप परफॉर्मेंस निकलते हैं, तो आपके मॉडल में वो डेटा है ही नहीं 25 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो वो 10 यूनिवर्सिटीज़ को ही वेट देगा. तो ये चीज़ जो है ये एक तरीके से अनफेयर हो गई उन लोगों के लिए जो कि वो उन 10 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं गए. वो जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं वहाँ गए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ये इंसान जो है ये इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ टॉप परफॉर्मर, हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम निकल के आए, उसके अगेंस्ट अनफेयर टाइप का जजमेंट निकल के आया उस मॉडल से. तो इसको हम बायस कहते हैं. जैसे एक चीज़ होती है इम्प्लिसिट बायस, आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपने डेटा में मॉडल में इंट्रोड्यूस कर दिया. फॉर इंस्टेंस अगर कोई जो कोडर है वो एक मॉडल बना रहा है इस बारे में कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लवेबल होते हैं. अब हो सकता है कि उसका कैट्स के साथ इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, तो वो जब टैग्स बनाने की कोशिश करेगा वो बोलेगा डॉग्स तो बहुत लवेबल होते हैं लेकिन कैट एक ऐसा एनिमल है जो कि बहुत लवेबल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू. दिस इज़ एन इम्प्लिसिट बायस, दिस इज़ अ पर्सन स्पेसिफिक बायस. ये आपको मॉडल में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है. अब बायस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ करते हैं? जहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर अनफेयरनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. इस वजह से इंडिया में अगर कोई एआई मॉडल्स बन रहे हैं या कोई एमएल डेवलपमेंट हो रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिवर्स कंट्री है. यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये बहुत डिफरेंट रीजन्स और बहुत डिफरेंट डाइवर्सिटी से आए हुए हैं. तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि जो हमारे मॉडल्स हैं, जो हमारे कोई भी डेवलपमेंट हैं जो लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, वो बायस से बिल्कुल
रिडन हो ना हो, बिल्कुल, मतलब उसमें बायस बिल्कुल भी ना हो. एंड वी शुड बी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट दैट बायस डिटेक्शन should be one of the first things that you do when you're testing a model. And if you find that your model is biased, आपका मॉडल अगर किसी भी टाइप की बायसेस दिखा रहा है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा डेटा कलेक्ट करें, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लाएं, कोई आपके अपने एक्सपीरियंसेस तो उस मॉडलिंग में ना हो रहे हों. किसी भी टाइप के बायस जो हैं, बहुत टाइप के बायस होते हैं, आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए किस टाइप के बायसेस हैं अगर आप एआई एक्सपर्ट हैं या एआई में काम कर रहे हैं. और आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे बायस जो हैं मिनिमल लेवल पर रहें. So bias detection is very, very important, and I want you to be very careful about this topic if you are working in AI. सुमेधा, एआई की खबरों में हम अक्सर ही बिग डेटा टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बिग डेटा टेक्नोलॉजी क्या होता है. हम बिग डेटा जो है उसकी बात अब करेंगे. तो बिग डेटा में जैसा कि नेम आपको बता ही रहा है, ये मशीन लर्निंग, एआई, किसी भी अभी तक हमने जितनी इतनी बात करी है इसमें हमने बताया कि डेटा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मॉडल के लिए. अब एक जनरल रूल ऑफ थंब होता है कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी. ये मैं आपको पहले भी जैसे बता चुकी हूँ, आप जितनी ज़्यादा बार अपनी ब्रेन को कोई चीज़ दिखाएंगे उतनी आप उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझने लग जाएंगे. जैसे अगर आपने आप खाना बना रहे हैं, आपने एक रेसिपी जो है उसको 4 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया, 11th टाइम में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए. ऐसे ही जो डेटा है, अगर आपने मशीन को 1 बार दिखाया, 6 बार दिखाया, 10,000 टाइम्स दिखाया, तो उसके बाद वो मशीन जो है उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना शुरू हो जाएगी. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि डेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ मशीन को. अब जनरली क्या होता है, इतना सारा जो डेटा होता है ये एक छोटी मशीन हैंडल नहीं कर सकती. ये जो डेटा है ये एक्सप्लोड कर जाता है. जब ये डेटा एक्सप्लोड कर जाता है, जैसे कि हम पहले बात करते थे बाइट्स की, किलो बाइट्स की, जैसे हमने सुना है कि गीगा बाइट्स जो है वो काफ़ी बड़ा डेटा होता है. अब जो डेटा है वो गीगाबाइट्स का भी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन चुका है. मतलब इन द सेंस आप 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9 1 गीगाबाइट्स के फैक्टर्स तक पहुंच गए हैं. तो इसमें टेराबाइट्स होती हैं, ज़ेटाबाइट्स होती हैं, पेटाबाइट्स होती हैं. ये सारी जो नई चीज़ें हैं ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो इस टाइम डेटा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसको हम बिग डेटा बोलते हैं. अब इस बिग डेटा के लिए हमें डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करना पड़ता है. एक कोई मशीन इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप का हार्डवेयर, जो सर्वर्स होते हैं, एक जो मशीन होती है, हम काफ़ी सारी मशीन्स को एक साथ रख देते हैं और उससे एक बेसिकली सर्वर फार्म बना देते हैं. तो जो सर्वर फार्म है उसमें बहुत सारी मशीन्स हैं, वो सिर्फ इस डेटा को बेसिकली प्रोसेस कर रही हैं, स्टोर कर रही हैं, आपको वापस दे रही हैं एनालाइज करने के लिए. जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर ये समझ पाएँ कि हम जब इतना सारा डेटा आ रहा है तो उसको एक ही मशीन पे ना डाल दें, उस डेटा को हम डिफरेंट मशीन्स में स्प्लिट भी कर पाएँ. तो इसके लिए सॉफ्टवेयर्स अलग हो जाते हैं. ऐसी जो लैंग्वेज होती है उसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बिग डेटा के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए. तो ये वाला जो हम नया आर्किटेक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको आजकल हम बिग डेटा टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं. इसमें एज आई मैंशन बिफोर, जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, हार्डवेयर है वो डिफरेंट होगा, जो स्टोरेज का तरीका है, जो प्रोसेस का तरीका है, कोई मेथडोलॉजी जो है इसको एनालाइज करने के लिए, जो इसकी एक्चुअल फाइनल एनालिसिस है, ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. सो दैट हमने जो ये छोटा डेटा था इसको हम बहुत बड़े स्केल पे जब कर रहे हैं तो वो हमारे एल्गोरिदम्स, हमारी मशीन और हमारा कोड हैंडल कर सके. तो बिग डेटा की टेक्नोलॉजी यही है कि डेटा जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो गया है, जो कि आजकल हो चुका है, इस डेटा को हम कंज्यूम करने के लिए इसको स्टिल अभी भी हम एआई मॉडल्स में रन करना चाहते हैं. तो उसके लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने टेक्नोलॉजी, जो हमने आर्किटेक्चर बनाया है, उसको हम बिग डेटा टेक्नोलॉजी बोलते हैं. सुमेधा, हमारा आखिरी सवाल डीप लर्निंग से जुड़ा है. आप हमारी ऑडियंस को इस बारे में भी बताइए. सो डीप लर्निंग इज़ दिस ब्रांच ऑफ एआई जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारी ब्रेन से बहुत रिजेंबल करता है. हम उसे न्यूरल नेट कहते हैं. हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन, उसी से ये वर्ड न्यूरल नेटवर्क आता है. और हम एक न्यूरॉन को देखते हैं, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. कोई भी अगर हमारी ब्रेन के पास सिग्नल जाता है तो उसे हमें इंटरप्रेट करना होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं और उससे हमारी ब्रेन बता पाती है कि एग्जैक्टली हमारे अराउंड क्या हो रहा है. सो इसी थ्योरी के बेसिस पर हम एक चीज़ बनाते हैं न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर साइंस में. उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्शंस होते हैं. तो उसकी जितनी ज़्यादा लेयर्स बढ़ती चली जाती हैं
उतनी एक मशीन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम इसको डीप लर्निंग बोलते हैं, बिकॉज इस जो स्ट्रक्चर की डेप्थ होती है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ लेयर्स दैट आर देयर इन इट, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना ये स्ट्रक्चर बड़ा होगा और जितना इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होंगी समझने के लिए, उतनी ही ये जनरली अच्छी परफॉर्म करती है। जनरल सेंस में जो डीप लर्निंग की जितनी डेप्थ ज़्यादा होती है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई देती है। डीप लर्निंग जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर यूज़ हो रही है। तो फेशियल रिकॉग्निशन, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच एनालिसिस, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों में, इनफैक्ट सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी डीप लर्निंग यूज़ होती है। डीप लर्निंग जो है उसकी दो बहुत बड़ी ब्रांचेस होती हैं, एक लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दूसरी विजन से रिलेटेड होती है, कंप्यूटर विजन। सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कंप्यूटर विजन यूज़ हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में, जो कि ऑल्सो इज़ डीप लर्निंग का प्रोडक्ट, उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है। तो इसके जो बेसिकली टेक्निकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो इसका एल्गोरिदम बनाया गया है, ये उसके बेसिस पे बनाया गया है ताकि हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर जैसे एक तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, वैसा ही स्ट्रक्चर एक मशीन के अंदर बना दिया जाए। सो इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। सो ऑफ कोर्स बिकॉज हम इतने ज़्यादा डीप तरीके से इसको मिमिक कर रहे हैं, डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस जनरली बहुत अच्छी होती है। एक और जो चीज़ डीप लर्निंग में, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग को यूज़ करने लगा है और उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आज MRIs जो होते हैं उनको हमें असेस करना है, कुछ कुछ हो सकता है चीज़ें हम ना देख पाएँ, लेकिन डीप लर्निंग की हेल्प से जो छोटे ट्यूमर्स हैं या लीजन्स हैं हमारी ब्रेन में, हमारी किसी भी बॉडी की पार्ट में, वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एल्गोरिदम जो होता है वो एक इमेज को बहुत अच्छे से छोटे छोटे पिक्सल्स में प्रोसेस करता है और आपको सारी चीज़ें बता देता है कि इसमें ये चीज़ नॉर्मल लग रही है और ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है। सो बेसिकली जो एसेंस होता है डीप लर्निंग का वो यही होता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बहुत माइक्रो लेवल पर सारी चीज़ें समझ रहा है। या दैट्स इट। सुमेधा, आपने इस इंटरव्यू में बहुत सारी काम की जानकारियां दी हैं। आज तक एआई के जरिए दर्शकों को मिलने जा रही ये जानकारियां उनके बहुत काम आने वाली हैं। Thanks a ton. Thank you so much for having me on the show, Sana. It was a pleasure to talk to you, and I had a lot of fun. I hope it was very informative and आपके लिए भी useful और fun रहा होगा.